चैप्टर 33 एक द्वीप हनीमून। एक दिन डिक घर के ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और मैडम कोको को उस घोंसले से भगा दिया जिस पर वो बैठी थी और अंदर झांकने लगा। उसमें कई हल्के हरे रंग के अंडे थे। उसने उन्हें नहीं छेड़ा बल्कि फिर से नीचे उतर गया और पक्षी अपनी सीट पर वापस आ गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ऐसी घटना से मनुष्य के तौर तरीकों से परिचित पक्षी डर जाते, लेकिन यहाँ पक्षी इतने निडर और आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि अक्सर वे जंगल में एमिलिन का पीछा करते, एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ते, पत्तियों के बीच से उसे देखते, उसके बहुत करीब से उतरते, एक बार तो उसके कंधे पर भी। दिन बीतते गए। डिक की बेचैनी खत्म हो गई थी, घूमने की उसकी इच्छा खत्म हो गई थी। उसके पास घूमने का कोई कारण नहीं था, शायद यही कारण था। पूरी धरती पर उसे उससे ज्यादा वांछनीय कुछ नहीं मिल सकता था जो उसके पास था। अब आपको एक अर्धनग्न जंगली जानवर को देखने की बजाय, जिसका पीछा कुत्ते की तरह उसकी साथी कर रही है, आपको एक शाम को चट्टान पर भटकते हुए प्रेमी युगल मिल जाएगा। उन्होंने एक दयनीय तरीके से घर को लकड़ी से ली गई एक नीली फूलदार लता से सजाने की कोशिश की थी और प्रवेश द्वार पर लटका दी थी। एमिलिन ने अब तक ज्यादातर खाना पकाने का काम किया था, जैसा कि था डिक अब हमेशा उसकी मदद करता था। वो अब उससे कुत्ते की तरह छोटे छोटे वाक्यों में बात नहीं करता था, और वह बचपन से ही अपने अंदर छिपी अजीब सी संकोची भावना को लगभग खोते हुए उसे अपना मन आधा दिखा रही थी। यह एक जिज्ञासु मन था, एक सपने देखने वाले का मन, लगभग एक कवि का मन। क्लूरिकाउन वहां रहते थे और अस्पष्ट आकृतियां उन चीजों से पैदा होती थीं जिनके बारे में उसने सुना था या जिनके बारे में उसने सपने देखे थे। उसके मन में समुद्र और सितारों, फूलों और पक्षियों के बारे में विचार थे। डिक उसकी बातें ध्यान से सुनता था, जैसे कोई आदमी नदी की आवाज सुनता है। उसका व्यावहारिक दिमाग अपनी दूसरी पत्नी के सपनों में कोई हिस्सा नहीं ले सकता था, लेकिन उसकी बातचीत उसे खुश करती थी। वो बहुत देर तक उसे देखता रहा, विचारों में डूबा रहा। वो उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसके बाल, नीले काले और चमकदार, उसे अपने जाल में उलझा रहे थे। वो उसे अपनी आंखों से सहलाता, फिर उसे अपने पास खींचता और अपना चेहरा उसमें छिपा लेता। उसकी खुशबू नशीली थी। वो उसे ऐसे सूंघता जैसे कोई गुलाब की खुशबू को सूंघता है। उसके कान छोटे थे और छोटे सफेद सीप जैसे थे। वो एक कान को उंगली और अंगूठे के बीच में लेकर ऐसे खेलता जैसे कि वो कोई खिलौना हो, उसके लोब को खींचता या उसके मुड़े हुए हिस्से को चपटा करने की कोशिश करता। उसके स्तन, उसके कंधे, उसके घुटने, उसके छोटे पैर, उसका रंग, वह देखता और उसके साथ खेलता और चूमता। वह लेट जाती और उसे छोड़ देती, ऐसा लगता कि वह किसी दूर के विचार में डूबी हुई है जिसका विषय वह था। फिर अचानक उसकी बाहें उसके चारों ओर लिपट जातीं। ये सब दिन के उजाले में आटू के पत्तों की छाया में होता था। ऊपर पत्तों में चमकीली आंखों वाले पक्षियों के अलावा कोई भी देखने वाला नहीं था। उनका सारा समय इसी तरह नहीं बीतता था। डिक भी मछली के पीछे उतना ही उत्सुक था। उसने नाव के एक बोर्ड से कुदाल लेकर तारों के खेत के पास नर्म मिट्टी खोदी और लकड़ी में मिले खरबूजे के बीज बो दिए। उसने घर को फिर से ढांक दिया। संक्षेप में, वे इस तरह के मौसम में जितना व्यस्त हो सकते थे उतने व्यस्त थे, लेकिन प्रेम क्रीड़ा उन्हें अचानक ही आ जाती थी और फिर सब कुछ भूल जाते थे। जैसे कोई किसी जगह पर किसी दर्दनाक या सुखद अनुभव की याद को ताज़ा करने के लिए फिर से जाता है, वैसे ही वे मूर्ति की घाटी में वापस आते और उसकी छाया में पूरी दोपहर बिताते। जंगल में साथ साथ घूमने, नए फूल खोजने, खो जाने और फिर से अपना रास्ता खोजने की परम खुशी शब्दों से परे थी। डिक अचानक लव से टकरा गया था। उसका प्रणय प्रसंग केवल 20 मिनट तक चला था, अब उसे फिर से दोहराया जा रहा था और बढ़ाया जा रहा था। एक दिन घर के ऊपर लगे पेड़ से अजीब सी आवाज सुनकर वह उस पर चढ़ गया। आवाज घोंसले से आ रही थी, जिसे माँ पक्षी ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। यह एक हौंफने, घरघराहट की आवाज थी और यह 4 चौड़ी खुली चोंचों से आ रही थी, जो खाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि कोई भी मालिक के खेतों में झांक सकता था। वे कोको के बच्चे थे। एक और साल में उन बदसूरत कोमल चीजों में से हर एक, अगर जीने दिया जाए, तो एक
खूबसूरत नीलम रंग की चिड़िया बन जाएगी, जिसके कुछ कबूतर के रंग के दुम के पंख, मूंगा की चोंच और चमकदार, बुद्धिमान आंखें होंगी। कुछ दिन पहले इनमें से हर एक चीज एक हल्के हरे रंग के अंडे में कैद थी। 1 महीने पहले वे कहीं नहीं थीं। डिक के गाल पर कुछ लगा। यह मादा पक्षी थी जो बच्चों के लिए भोजन लेकर लौटी थी। डिक ने अपना सिर एक तरफ खींचा और वह बिना किसी देरी के उनके पेट भरने लगी।